गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बी पार्ट थर्ड के अंतर्गत हमने भारतेंदु युग पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे द्विविध युग। भारतेंदु युग को भारतेंदु युग और पुनर्जागरण काल कहा है और द्विविध युग को जागरण सुधार काल कहा है। अब इसका जो समय है उसको अपन ने क्या माना है, 1900 से 1918, ये इसका काल है। इस काल की अपनी कुछ प्रवृत्तियां हैं, अपनी कुछ विशेषताएं हैं। विशेष रूप से इस युग को द्विवेदी महावीर प्रसाद द्विवेदी उस समय के एक सशक्त हस्ताक्षर थे और उन्हीं के नाम से यह काल चलाया गया। अब हम यहाँ पर इनकी चर्चा करेंगे कि द्विवेदी युग की विशेषताएं क्या थी, इसकी प्रवृत्तियां क्या थी और इस युग में क्या क्या मुख्य परिवर्तन हुए। अब अपन देखते हैं तो यहाँ पाते हैं कि इस युग को जागरण सुधार काल भी कहा गया है। देखिए क्यों कहा गया है, क्योंकि भारतेंदु युगीन साहित्यकार जहाँ भारत दुर्दशा पर दुख प्रकट करके रह गया था, उसने भारत की स्थिति को बयान किया। भारत की दुर्दशा पर आंसू बहा करके या दुख को प्रकट करके वह बैठ गया। वहीं द्विवेदी कालीन कवि मनुष्यों ने देश की दुर्दशा के चित्रण के साथ साथ, देश की दुर्दशा का चित्रण तो किया ही, उसके साथ में देशवासियों को स्वतंत्रता प्राप्ति की प्रेरणा भी दी। ये परिवर्तन आया। क्या किया? देशवासियों को स्वतंत्रता प्राप्ति की प्रेरणा दी और उन्हें आत्म उत्सर्ग एवं बलिदान का मार्ग भी दिखाया। ये कुछ परिवर्तन लेकर के हमारे सामने द्विवेदी युग आया और इस युग को नाम हमने जागरण सुधार काल कहा है। इस काल की कुछ प्रवृत्तियां हैं, कुछ विशेषताएं हैं, इस प्रकार से हैं। पहली विशेषता है राष्ट्रीयता की। इस युग में बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना, अपने बात की कि इस युग को हम जो हैं जागरण सुधार कहते हैं, इसलिए इसमें राजनीतिक चेतना का भी जागरण हुआ। सांस्कृतिक पुनरुत्थान के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीयता द्विवेदी युग की प्रधान भावधारा थी। हम यहाँ पर एक गुप्त जी की कविता है भारत भारती, जो बड़ी ही प्रसिद्ध रही, अंग्रेज़ों द्वारा जब्त भी की गई थी। क्यों? क्योंकि इसमें राष्ट्रीय जागरण का या राष्ट्रीय भावना का उद्घोष था। उनकी कुछ पंक्तियाँ लेंगे और ये उद्घोष हैं वह देशभक्ति के लिए स्पष्ट होता है। क्या कहा है? हे अम्ब अब अवलंब देकर विघ्न हर कहलाइए, कि हे माता अब जो है हमें सहारा दो और सहारा दे करके मेरे दुख को हरने वाली आप कहलाइए। भगवान भारतवर्ष को फिर पुण्य भूमि बनाइए। हे ईश्वर, इस भारत भूमि
को वापस पवित्र भूमि बनाइए, चारों ओर पाप ही पाप फैल गया है। तो ये जो है हमारी राष्ट्रीय भावना को जागृत करने वाला युग था और हमें स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए इन्होंने एक संदेश दिया, उसके प्रति हमें प्रेरणा दी है और उसके साथ में ही हमें आत्म उत्सर्ग और बलिदान का मार्ग भी दिखाया है। तो यहाँ अपन कह सकते हैं एक विशेषता अपनी राष्ट्रीयता की थी, दूसरी विशेषता है सामान्य मानवता, कि इस युग में मानवता का संदेश कैसा था। पूर्ववर्ती काव्य में यानी भारतेंदु युग के काव्य में असामान्य ईश्वर अवतार, राजा और सामंत या फिर नायिकाओं आदि को भी स्थान मिला था। यानी भारतेंदु युग के काव्य में असामान्य ईश्वर अवतार, राजा और सामंत या कहें कि नायिकाओं आदि को काव्य में स्थान मिला था, किंतु आलोच्य काल यानी द्विवेदी युग में सामान्य मानव को यह गौरव प्राप्त हुआ, यानी आम जन तक यह गौरव प्राप्त हो गया। यानी आलोच्य काल में आम जनता को भी शरीक किया गया, जबकि भारतेंदु काल में असामान्य ईश्वर तुल्य आदमी थे उनको, या ईश्वर का अवतार था उनको, राजा या सामंत या कोई नर्तकी थी उसी को स्थान दिया गया था, बाकी काव्य में किसी का स्थान नहीं था। लेकिन इस युग में सामान्य मानव को भी शरीक किया गया, जैसे दीनहीन कृषक था, किसान को महत्व दिया, नारी को महत्व दिया, विधवा आदि इनके विषय रहे हैं। यानी जो विषय किसी ने छुए नहीं, उन्हीं विषयों को इन्होंने उठाया है। फिर अगली तीसरा बिंदु है विशेषता का या प्रवृत्ति का, वह है नीति और आदर्श, कि इस युग का आदर्श कैसा था, नीति कैसी थी। द्विवेदी युगीन काव्य जो था वो एक आदर्शवादी हैं और नीतिपरक काव्य हैं। आदर्श की स्थापना करने वाला, हमें कोई न कोई नीतिपरक संदेश देने वाला है। हरिओत जी का प्रिय प्रवास बहुत बड़ा संदेश लेके आता है, गुप्त जी का साकेत बहुत बड़ा संदेश लेके आता है, जयद्रथ वध हैं, गोकुल चंद्र शर्मा का गांधी गौरव आदि जो हैं एक आदर्शवादी रचनाएं हैं। इस काल के कवियों ने प्रेम के भी आदर्श स्वरूप को ही ग्रहण किया है। क्या कह रहे हैं, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए। केवल मनोरंजन करना ही कवि का कर्म नहीं है, उसमें उचित उपदेश का मर्म होना चाहिए। मनोरंजन के साथ साथ में एक आदर्श होना चाहिए, एक उपदेश देने वाला काव्य होना अनिवार्य है। फिर इस काल की चौथी विशेषता आती है वर्ण्य विषय का क्षेत्र विस्तार, यानी इन्होंने अपने काव्य में जो विषय लिए हैं वो विविध क्षेत्रों के हैं, उसका क्षेत्र विस्तार है, अद्भुत विस्तार हुआ है। यानी इस काल के काव्य का विषय जो है अपार वैविध्य और व्यापकत्व लिए हुए हैं। प्रवृत्ति भी स्वतंत्र रूप में काव्य का विषय बनी है। यद्यपि द्विवेदी युगीन प्रकृति चित्रण में भी पर्याप्त स्थूलता है, कल्पना, वैभव एवं सौरस्य का अभाव है, किंतु उसमें यथार्थता एवं ताजगी है, ये इसकी विशेषता है।
यानी इन्होंने प्रकृति का स्थूल भाव से चित्रण किया है। केवल कल्पना नहीं है, केवल वैभव नहीं है, सौरस्य का पूर्ण अभाव है। उसमें यथार्थता और ताजगी है। प्रकृति जैसी थी वैसी ही इन्होंने अपने काव्य में वर्णित की हैं। फिर अगला बिंदु है इसका हास्य व्यंग्य काव्य, यानी इस काल के काव्य में किस प्रकार का हास्य था, किस प्रकार का व्यंग्य था। भारतेंदु युग जैसी जिंदादिली, चुहलबाजी और फक्कड़पन इस युग में नहीं रह गया था। यानी इस युग में द्विवेदी जी का पूर्ण अंकुश था, इसलिए जिंदादिली भी नहीं, चुहलबाजी भी नहीं और फक्कड़पन भी नहीं। इस दिशा में जितना कुछ लिखा भी गया है वह द्विवेदी जी के व्यक्तित्व के प्रभाव स्वरूप अपेक्षाकृत संयत और मर्यादित हैं। यानी द्विवेदी जी के व्यक्तित्व के प्रभाव स्वरूप जो भी लिखा गया वो बड़ा ही संयमित है और बड़ा मर्यादित लिखा गया है। इसलिए इस काव्य में चुहलबाजी और फक्कड़पन का पूर्ण अभाव है। फिर आता है काव्य रूप, कि इस काल के काव्य का रूप कैसा रहा है। आलोच्य काल में यानी द्विवेदी युग में काव्य क्षेत्र में प्रचलित प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, प्रगीत सभी काव्य रूपों में रचना हुई थी। प्रिय प्रवास, साकेत, रामचरित चिंतामणि महाकाव्यों का प्रेरण इसी युग में हुआ है। मुक्तक रचना की ओर कवि प्रवृत्त हुए। इस युग में प्रगीतों का भी प्रणयन हुआ, यानी प्रगीत भी लिखे गए। मुक्तक रचना की ओर भी कवि प्रवृत्त हुए और प्रबंध काव्य लिखे गए थे। फिर सातवां बिंदु है इसका विशेषता का या प्रवृत्ति का, वह है इतिवृत्तात्मकता। यानी इस युग के द्विवेदी युग के काव्य में आदर्शों, नैतिकता और मर्यादा के उपदेशों के कारण इस काव्य पर इतिवृत्तात्मकता का आरोप किया जाता है कि इस काव्य में इतिवृत्तात्मकता आ गई है। किसके कारण? आदर्श और नैतिक और मर्यादा के उपदेशों के कारण, जिससे यह कविता रसहीन, शुष्क विचार मात्र रह गई हैं। इतिवृत्तात्मकता आने के कारण कह रहे हैं कि इनकी कविताएं जो हैं वह रसहीन हो गई, शुष्क सी हो गई और विचार मात्र रह गई। इस काव्य में सुधार, देश प्रेम, सदाचार, ईमानदारी, सामाजिक उत्थान, शिक्षा, व्यापार, उद्योग आदि विषयों को अपनाया गया, जिससे इसमें इतिवृत्तात्मकता आ गई है। अब देखिए, सामान्य व्यक्ति जो हैं मनोरंजन चाहता है और उसकी प्रवृत्ति के अनुसार वह कविता पढ़ना चाहता है। लेकिन इस युग में जो भी कविताएं आई वो सुधारवादी कविताएं आई, देश प्रेम से संबंधित आई, सदाचार स्थापित करने वाली आई, ईमानदारी स्थापित करने वाली, समाज का उत्थान करने वाली कविताएं आई, शिक्षा और व्यापार और उद्योग को कैसे बढ़ाया जाए इस प्रकार से कविताएं आई। तो ये विषय जो हैं वो आम जनता के काम के नहीं थे। उपदेश सुनना कोई नहीं चाहता है, देना सब चाहते हैं। ईमानदारी स्वयं कोई नहीं चाहता है, लेकिन दूसरे से यह अपेक्षा करता है कि वो ईमानदार हो। सुधार स्वयं में नहीं चाहता है, लेकिन दूसरे में अपेक्षा करता है। देश प्रेम हम नहीं करेंगे, लेकिन हमारे सैनिक हैं
जो देश के लिए लड़ते हुए मरे, हम ऐसा चाहते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं एक उपदेशात्मक चीज़ें हो गई थी, इससे जनता ऊब सी गई थी। तो इस कारण इस काव्य में इतिवर्तात्मकता आ गई है। फिर इसमें आता है अगला बिंदु, छंद और वैविध्य। अब छंद और वैविध्य में इस काल के कवियों ने दोहा, कवित या सवैया यहीं तक सीमित नहीं रहे। इन्होंने रोला, छप्पे, कुंडलियाँ, सार, सरसी, गीतिका, हरिगीतिका, नाटक आदि छंद भी अपने काव्य में व्यवहारगत प्रयोग करते रहे हैं। फिर आता है इस काल की भाषा कैसी थी। द्विवेदी युग में काव्य की मुख्य भाषा बदल गई हैं, जहाँ ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली ने अपना स्थान बना दिया है। द्विवेदी युगीन काव्य का विकास इस बात का इतिहास है कि खड़ी बोली किस भांति परिपक्वता और व्यवस्था और मार्दव तक पहुंची, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। अब देखिए, इस काल के कुछ कवि भी हैं जो प्रमुख रूप से उस युग में कविता रचा करते थे, सक्रिय रहते थे। पहला है नाथुराम शंकर, श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके नाम से यह काल प्रारंभ हुआ, अयोध्या सिंह उपाध्याय, राय देवी प्रसाद पूर्ण, रामचरित उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, गिरधर शर्मा नवरत्न, जगन्नाथ दास रत्नाकर। देखिए, अक्सर ये पूछा जाता है प्रश्नों में कि द्विवेदी युग जो है किसके नाम से प्रारंभ किया गया है। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम से हैं, न कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के नाम से। हम हजारी प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से है। दूसरा जो है अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय किस युग के कवि हैं। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं, वह द्विवेदी युग के कवि हैं। तीसरा प्रश्न वैसा ही पूछा जाता है कि मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं। तो वह द्विवेदी युग के कवि हैं। इन कवियों की कुछ प्रबंध रचनाएं हैं, कुछ मुक्तक भी हैं। इस प्रकार से आज जो हैं हम इस क्लास को यहीं ख़त्म करेंगे। कल हम अगला टॉपिक लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको हमारा यह चैनल कैसा लगता है, आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।